ये पेपर सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमने जो एवरेज वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक बेंजीन का अणुसूत्र बताया था, वह हमसे गलत हो गया था। ठीक है, उसको हम दोबारा देखते हैं। आज जो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना, वह होता है C6H6। हमने फर्स्ट वीडियो में C6H बार बता दिया था, गलती से बोल गया था। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या याद रखना है आपको? C6H6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो आप देखिए यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न है वह है यश लेपन क्या है? यश लेपन। तो यश लेपन क्या होता है? तो जो धातु होती है ना, धातु की सतह पर, किस पर? धातु की सतह पर जिंक की, किसकी? Zn, जिंक की परत चढ़ाना यश लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? यश लेपन। कि जो धातु की जो सतह होती है उस पर जिंक की हम जस्ता, जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता। जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है ना, उसे बोला जाता है यश लेपन। क्या बोलते हैं? यश लेपन। ठीक है, आगे देखो आप, अगला प्रश्न क्या है? उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्रंजक चूर्ण बनाता है। ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण का को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो जो क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके ब्रंजक चूर्ण बना रहा है अर्थात CaOCl2 का निर्माण कर रहा है, तो वह पदार्थ कौन सा होगा? तो वह पदार्थ होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये किससे क्रिया करता है? क्लोरीन से जैसे ये क्रिया करेगा तो ये निर्माण करता है किसका? ब्रंजक चूर्ण का। ये क्लोरीन के साथ में जैसे ये क्रिया करेगा तो ये ब्रंजक चूर्ण अर्थात CaO और Cl2 का क्या होता है? निर्माण होता है। साथ में किसका निर्माण होता है? जल के अणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये होता है ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन होते हैं ना, एल्केन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। इसका आप कमेंट में बताना। ठीक है, अब देखो रक्तदाब की परास कितनी होती है? जो अगला प्रश्न है हमारा, रक्तदाब की जो परास होती है वह कितनी होती है? तो रक्तदाब की परास होती है 120 से 80 mmHg। या ऐसे ही हम प्रति पारा बोल देते हैं कि 120 से 80 mm प्रति पारा। ठीक है, ये किसकी रक्तदाब वो होती है? परास, ब्लड प्रेशर की, अर्थात रक्तदाब ही, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ब्लड प्रेशर। मानव मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मानव मस्तिष्क में एक तो हाइपोथैलेमस हो जाएगी, कौन सी? हाइपोथैलेमस, और दूसरी हो जाती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से। ठीक है, इसे ही किस बोल देते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में अंतर है। ये जो एक कोशिकीय जीव और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वह किस प्रकार के जनन पाया जाता है? किस प्रकार की जो उनके अंदर की जनन पद्धति होती है ना, वो होती है। तो इसको आप समझना एक पीडीएफ के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए आप इस पीडीएफ में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर या उनकी विशेषता। जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? एक होती है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? एक या अनेक? उनमें अनेक कोशिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, अब उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार से होता है? जो उनका शारीरिक संगठन होता है ना, एक कोश के जीवों का, उनका शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। उनका शरीर होता है ना, वह केवल एक ही कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। और बहुकोश के जीवों का जो शरीर होता है वह अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनका जीवन कार्य देखना आप, जो जीवन कार्य है उनका, ये एक ही कोशिका सभी कार्यों को संपन्न कर लेती है। एक कोश के जीव होते हैं ना, उनके अंदर जो एक कोशिका होती है वही सभी कार्यों को कर लेती है, संपन्न कर लेती है। वही जनन कर लेती है, वही भोजन, कर्जन, शोषण सब कर लेती है। बहुकोश की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाएं होती हैं वे अलग अलग और विशिष्ट प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं। ठीक है, नहीं मस्कुलर सेल्स बोल देते हैं हम, जैसे मनुष्य में तंत्रिका कोशिकाओं के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रजनन, ये कोश के जीवों में अलैंगिक रूप से अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। मुख्य रूप से कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक प्रकार का, जैसे कि द्विविभाजन, खंडन, बहुखंडन और विखंडन। और जो बहुकोश के जीव होते हैं उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और आकार की बात करें तो जो इनका आकार होता है एक कोश के जीवों का, वह सूक्ष्म और नंगी आंखों से, अपने नंगे अर्थात नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। जो अपनी नॉर्मल आंख होती है ना, इनसे अधिकतर जो एक कोश के जीव होते हैं वे क्या नहीं होते? दिखाई नहीं देते अधिकतर को। ठीक है, और जो बहुकोश के जीव होते हैं वे आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और अपनी नग्न आंखों से अर्थात साधारण आंखों से देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कोश के जीव के अंदर आता है जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, और इसमें आप लिख लेना पैरामीशियम है, पैरामीशियम,
कौन सा है, पैरामीशियम है। और बहुकोश के जीवों के अंदर आ जाता है, जैसे कि मनुष्य आ जाता है, हाथी आ जाता है, पक्षी आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमसे छूट गया था। कौन सा धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसे दर्शाने के लिए एक नामांकित चित्र बनाइए। ये जो धातु होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, इसको किस प्रकार से चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप देखना, एक लोहे की रोड लेते हैं हम और उसी एक स्टैंड पर लगा देते हैं इस प्रकार से। ये कोई लोहे की रोड है, ये स्टैंड है ये, और इसे स्टैंड में क्या लगा देते हैं हम, एक लोहे की रोड लगा देते हैं, लोहे की रोड, ये लगा दी हमने लोहे की एक रोड, धातु की, लोहे लगा लो, धातु कुछ भी ले लो, इसकी जगह धातु होना चाहिए पर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लगा दी, कुछ इसके सिरों पर कुछ मोमबत्तियाँ लटका दी। क्या लटका दी, मोमबत्तियाँ। ये जैसे कि हमने इसमें मोमबत्ती लटका दी 3 4। ठीक है, अब मैं इस धातु की सतह को गर्म करता हूँ, एक बर्नर की सहायता से मैं इसको क्या करता हूँ, गर्म। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने एक बर्नर ले लिया और इसको मैंने यहाँ से क्या किया, लौ से गर्म करना प्रारंभ कर दिया। किसको, धातु की छड़ को। अब जैसे ही धातु की छड़ गर्म होती जाएगी, और हम इस चीज़ को देखेंगे कि जैसे जैसे धातु गर्म होती जाएगी, जो ये मोम है, क्या ये मोमबत्तियाँ, ये पिघल कर गिरने लग जाएंगी, नीचे की तरफ गिरने लग जाएंगी। ठीक है, गर्म होकर रोड गर्म होगी तो ये धातु की सतह क्या हो जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगी, क्या, मोमबत्ती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो धातु होती है वे किसकी सुचालक होती है, ऊष्मा की। किसकी सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में लगाए जाने वाले गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। कि जो वाहन है उनमें पक्ष अर्थात पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम दर्पण हैं वह 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा उत्तल और एक होता है हमारा अवतल। अवतल दर्पण। तो जो वाहन होते हैं उनमें हम पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से का, उत्तल दर्पण का। ठीक है, ये उत्तल दर्पण होता है ना, यह वस्तु बोल लो चाहे बिंब बोल लो, यह बिंब का सीधा, कैसा, सीधा और छोटा, सीधा और छोटा क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। कि जो जितनी वस्तु होगी, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आकार में बड़ी होती है, परंतु हमें शीशे में कैसे दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। और उल्टी दिखाई देती है, सीधी, वो कैसे दिखाई देती है हमें, सीधी। तो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं इसमें, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण होता कैसा है, ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। देखो आप, ये रहा, जो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, ये कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। कहाँ पर होता है, बाहर की तरफ। और जो इसका जो पॉलिश वाला पार्ट होता है ना, जो वो कहाँ होता है, दर्पण के अंदर की तरफ क्या होती है, इसमें पॉलिश होती है। इसे हम M1 बोल देते हैं, इसको इसे M डॉट बोल दो। ये होते हैं हमारे द्वारक। क्या कहलाते हैं, ये द्वारक, द्वारक। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, आप जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण का उपाय क्या है। तो जरा दृष्टि दोष होता है ना, ये हमारे मानव नेत्र वाले चैप्टर में से है। कि भैया जो इसमें क्या होता है, जो मानव का जो नेत्र है ना, नेत्र अर्थात जो रेटिना, यहाँ पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसे रेटिना पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वह कैसा बनता है, धुंधला बनता है। कैसा, धुंधला, धुंधला बनता है। वह कैसा बनता है, धुंधला। तो इसमें तो ना तो व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है साफ, ना तो वस्तु दूर की देख पाता है, और ना ही कहाँ की देख पाता है, वह पास की देख पाता है। तो जो इस प्रकार का जो दोष होता है ना, उसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए हम जो लेंस का जो प्रयोग करते हैं, उस लेंस को बोला जाता है ड्यूफॉक्सी लेंस। कौन सा, ड्यूफॉक्सी और सी, ड्यूफॉक्सी लेंस का क्या करते हैं हम, उपयोग करते हैं इस दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए। अब इस जो ड्यूफॉक्सी जो लेंस होता है ना, इस लेंस के अंदर हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। कौन कौन से लेंस का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं हम जरा दृष्टि दोष में। अगला है हमारा विद्युत परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। ये विद्युत वाले चैप्टर का है 12 पार्ट का। ठीक है, ये जो विद्युत परिपथ में जो एमीटर होता है और जो वोल्ट मीटर होता है, उसको हम कौन से क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक परिपथ बना के बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे कि मान के चलो, ये मैंने एक परिपथ बना दिया, यहाँ मैंने लगा दी कुंजी अर्थात स्विच, यहाँ मैंने लगा दिया बैटरी को। बैटरी किसे कहते हैं हम, सेलों के जो संयोजन से जो बनती है ना, उसे बैटरी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि मुझे एमीटर लगाना ना, तो मैं एमीटर को कौन से क्रम में लगाऊंगा, एमीटर को लगाऊंगा मैं सीरीज में, जिसे बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। ये मैंने लगा दिया एमीटर, जो इस प्रकार से लगाया जाता है उसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। अर्थात तार के एक ही सिरे पर क्या लगाते हैं, एमीटर को जोड़ा जाता है। मान के चलो ये कोई तार है, इसको काट के मैंने इसके बीच में कौन जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया। इस प्रकार जो जोड़ा जाता है ना, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। और जो वोल्ट मीटर होता है उसे कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, उसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम अर्थात पैरेलल। कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल। तो ये जो मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जुड़ा होता है ना, ये होता है क्या हमारा वोल्ट मीटर। ये होती है हमारी बैटरी, ये हमारा एल्टमीटर और ये वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो जुड़ता है समांतर में, और जो एमीटर होता है वो जुड़ता है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, अब हमारा अगला आहार जाल किसे कहते हैं, आहार जाल। तो आहार जाल को हम एक PDF के माध्यम से समझते हैं। देखना आप PDF को, कि जो आहार जाल होता है उस आहार जाल को हम किस नाम से जानते हैं, खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। अब आप उसको सुनना, कि जो पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, क्या चीज़, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम
जिसे हम पोषी स्तर बोलते हैं, उससे जुड़कर एक जटिल जाल सा बना लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम से जुड़कर एक किसका निर्माण करती हैं, जटिल जाल का निर्माण करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, खाद्य जाल बोला जाता है। तो ये खाद्य जाल का हमारा क्या है, डायग्राम है कि जो शेर होता है ना, शेर वह किसको खा जाता है, यहाँ पर मान के चलो शेर खा जाता है बकरी को, और बकरी खाती है किसको, हरे पेड़ पौधों को। अर्थात ये क्या है, हरे पेड़ पौधे क्या है, हमारी उत्पादक क्या चीज़ें, उत्पादक। और जो उत्पादकों को खाते हैं वो होते हैं कौन, शाकाहारी। कौन होते हैं, शाकाहारी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमारा खरगोश, कौन दिख रहा है, खरगोश। और खरगोश को खा जाता है कौन, मांसाहारी। कौन खा जाता है, मांसाहारी। वो जो मांस खाते हैं वे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। और मांसाहारी को भी जो खा जाता है वो होता है हमारा कौन, सर्वाहारी। कौन होता है, सर्वाहारी। तो शेर हमारा कौन सी श्रेणी में आता है, शाकाहारी में आता है। सर्वाहारी में आते हैं हमारे जैसे कि कौवा, कौन आता है, कौवा। ठीक है, जो मांसाहारी को भी खा जाता है वे कौन होता है, कौवा होता है। ठीक है, अब आगे देखो इसमें कि खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। जो खाद्य जाल होता है ना, उसमें जो एक जीव होता है ना, एक से अधिक जीवों के द्वारा क्या होता है, खाया जाता है, जिससे जीव को भोजन प्राप्ति के एक से अधिक विकल्प मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, एक से अधिक भोजन प्राप्ति के विकल्प मिल जाते हैं। इससे पारिस्थितिकी में जीवों के मध्य संतुलन बना रहता है। जैसे चूहा को बिल्ली खा जाती है, चूहा को कौन खा जाता है, बिल्ली खा जाती है। और बिल्ली को कौन खा जाता है भैया, बिल्ली को खा जाते हैं हमारे कौन, मांसाहारी जीव जंतु। जैसे कि कौन खा जाता है, कुत्ता खा जाता है। कौन खा जाता है, बिल्ली को कौन खा जाता है, कुत्ता। अब देखो सांप द्वारा खाया जाता है, बिल्ली को किसके द्वारा खाया जाता है, सांप के द्वारा भी खाया जाता है। तथा इसमें चूहे की संख्या को नियंत्रित की जाती है। यदि बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी तो चूहे की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चूहे को खाने के लिए कौन है, बिल्ली है। अर्थात जो इस प्रकार से जीवों के द्वारा एक जीव को दूसरे जीव के द्वारा जो खाया जाता है ना, उससे किसको नियंत्रित किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है, जीवों की भूमिका होती है। यदि चूहों की संख्या बढ़ जाती है और पारिस्थितिकी में अव्यवस्था हो जाती है, यदि चूहों को बिल्ली नहीं खाएगी तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। उसकी जो व्यवस्था होती है ना वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए जो खाद्य जाल होता है ना, वो आहार जाल कह लो या खाद्य जाल कह लो, उसका पारिस्थितिकी में क्या एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, सेशन बी। अब इसमें क्या दे रखा है हमारे लिए, जो प्रश्न नंबर 4 है ना, इसके अंतर्गत हमारे लिए दे रखा है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप देखो रासायनिक समीकरण हमारे लिए दे रखा है ना, NHNO3 अर्थात इसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। और इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की अभिक्रिया करा के किसका निर्माण हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट का। और किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब संतुलित करने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो उसको किस प्रकार संतुलित करेंगे, आप देखना यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या दे रखी है ना, ये हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1। और इधर कितने, ये कितने, 2 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, परंतु यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप है ना इस लास्ट में क्या लगाओ, 2 लगाओ यहाँ पर। यहाँ मैंने क्या लगा लिया, 2 लगाया। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। परंतु यहाँ हाइड्रोजन कितने गए, 2 और 1 3। अब मैं यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, यहाँ मैं डबल करता हूँ। ये तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए, 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की संख्या भी कितनी है, यहाँ पर 2 है। कितनी है, 2। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं हमारे लिए, 2। और ऑक्सीजन देखो आप यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने, 3 दूनी 6 6 और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 6 और 2 कितने हो गए, 8। कितने ऑक्सीजन हो गए, 8। और यहाँ पर आप देखो 3 दूनी 6 6 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन हमारे पास में ये रहे, 6 और 2 कितने हो गए, 8। और कैल्शियम की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1। और यहाँ पर भी कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1। तो ये हो गई हमारी रासायनिक जो समीकरण दे रखा है, ये हो गया संतुलित। अर्थात जो ये नाइट्रिक अम्ल दे रखा है, इसके आगे यहाँ पर 2 लगेगा और इस जल के आगे भी यहाँ पर क्या लगेगा, 2 लगेगा। इस प्रकार से ये जो हमारी रासायनिक समीकरण ये क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि हम किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। उस वीडियो में अच्छी प्रकार से समझाऊंगा आपको मैं किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, आप BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और क्या है ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया करा के किसका निर्माण हो रहा है, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और किसका निर्माण हो रहा है, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, Ba कितने हैं, 1। और यहाँ पर Ba कितने हैं, 1। अर्थात ये क्या है, बराबर। यहाँ पर Cl कितने हैं, 2। Cl की संख्या कितनी है, 2। और यहाँ पर Cl कितना है, 1। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, HCl के आगे मैंने यहाँ पर लगा दिया 2। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। कितने हाइड्रोजन, 2। Cl कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। और आप इधर देखो, यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। कितने हो गए, 2। और Cl किधर है, Cl की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पर देखो Ba कितना है, 1। कितना है, 1। और यहाँ पर Ba कितना है, 1। और यहाँ पर जो सल्फेट अणु दे रखा है ये कितने, SO4 भी कितना है, 1। कितना है, 1। और यहाँ पर भी SO4 अणु कितना है, 1। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। अर्थात इसमें हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, इस HCl के आगे बस क्या लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, हमारी संतुलित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करवा रहा है हमसे, क्या करवा रहा है, मिलान। अब व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण एक अवयव जो वाला क्वेश्चन था ना हमारा, प्रश्न नंबर 3 था, जाना 4 था अवयव, उसमें भी हमारी जो व्यंजक चूर्ण था उसकी जो अभिक्रिया थी वो किससे करवा रहा था, किससे करवा रहा था, क्लोरीन के साथ में करवा रहा था। ठीक है, कि क्लोरीन की अभिक्रिया किसी के साथ कराई जाए कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो हमने वहाँ बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इससे क्या बोला जाता है, व्यंजक चूर्ण बोला जाता है। अब इस व्यंजक चूर्ण को ही हम किस नाम से और जानते हैं, जो व्यंजक चूर्ण का जो दूसरा नाम होता है ना वो क्या होता है, व्यंजक चूर्ण का दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो व्यंजक चूर्ण का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना, धोने का सोडा,
जो धोने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2। कितने जल के अणु जुड़े होते हैं इसके साथ में? 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, जिसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। अब प्लास्टिक ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है, ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, अर्थात आधे क्या होते हैं इसके अंदर? जल के अणु होते हैं। और लास्ट बचा हमारा ब्रेकिंग सोडा। ब्रेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं हम? NaHCO3, अर्थात सोडियम बाई कार्बोनेट। ब्रेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं? मिलानचन हो जाते हैं। अब देखो आप, सोडियम को क्लोरीन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम है ना, उसको केरोसिन तेल के अंदर ही डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो मट्टी का जो तेल होता है उसे हम केरोसिन तेल बोलते हैं, उसके अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सोडियम होता है ना, अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब क्रियाशील तत्व सोडियम ही है क्या? नहीं, सोडियम से ज़्यादा भी क्रियाशील तत्व है पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम, ये जो दो तत्व होते हैं ना, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na। क्या होता है सोडियम प्रतीक चिन्ह? Na। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यदि इसे केरोसिन तेल में नहीं रखेंगे, वायु में खुला छोड़ देंगे, तो क्या कर लेगा? तुरंत वायु के साथ में क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, अर्थात नमी और वायु के संपर्क में आने पर क्रिया कर लेता है, और क्या कर लेता है? आग, अर्थात अपने आप को नष्ट कर लेता है, आग का उत्पन्न कर लेता है, अर्थात ऊष्मा का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। इसलिए इसको किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब आप देखिए, निस्तापन और भर्जन, ये अंतर पूछा है इसके अंदर। निस्तापन और भर्जन में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। जो हमारा चैप्टर 3 है ना, धातु और अधातु, उसके अंतर्गत है ये चीज़ है। जो इसके अंतर धातु और अधातु, निस्तापन और भर्जन, इसको हम देखो PDF के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सक्रियता श्रेणी पर भी एक नजर मार लीजिए। ठीक है, देखो सक्रियता श्रेणी की वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में क्या किया जाता है? उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। वह श्रेणी क्या कहलाती है? हमारी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब देखो आप, इसमें सबसे ऊपर दे रखा है हमारे लिए पोटेशियम। क्या दे रखा है? पोटेशियम। उसके नीचे है हमारे सोडियम। क्या है? सोडियम। तो ये पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं, ये कैसे होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इस सक्रियता श्रेणी को आप याद कर लेना। इसके अंतर्गत से बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि भैया कि जिंक अधिक क्रियाशील है या एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, ऐसे पूछा जा सकता है। या हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, सोडियम अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, या इनका आपसे बढ़ता हुआ या घटता हुआ अवरोही और आरोही क्रम भी पूछ सकता है कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का आरोही और अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद में आ जाता है अपना पारा। क्या जाता है? पारा, Hg। फिर चांदी आ जाती है Ag, और फिर आ जाता है Au। क्या जाता है? Au, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोना। ठीक है, ये हो जाती है हमारी क्या? सक्रियता श्रेणी। अब आप आते हैं निस्तापन और भर्जन। देखो भर्जन, जो भर्जन क्या होता है? भर्जन जो होता है ना, भाई सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर क्या करने पर? गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड में। कौन बदलता है? सल्फाइड अयस्क। कौन बदलते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में किस पर क्या करते हैं? गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण ZnS, जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, और किससे? अधिक ताप पर। और जिंक ऑक्साइड का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारी भर्जन कहलाती है। ठीक है, अब आप देखिए निस्तापन। निस्तापन भर्जन में तो हमने सल्फाइड अयस्क को लिया था। किसमें लिया था? सल्फाइड अयस्क। अब जो निस्तापन होता है ना, उसमें लेते हैं कार्बोनेट अयस्क को। किसको? कार्बोनेट अयस्क को। अब उस वह तो वायु की उपस्थिति में हो रही थी। क्या भर्जन तो होता है ना, वायु की उपस्थिति में होता है, और जो निस्तापन होता है ना, वह वायु की अनुपस्थिति या उपस्थिति दोनों में हो जाता है। इसमें वायु की उपस्थिति हो चाहे अनुपस्थिति हो, यह चीज पर डिपेंड नहीं करती। किस पर? निस्तापन पर। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? निस्तापन। जैसे कि जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को बोला जाता है जिंक कार्बोनेट को किस पर गर्म कर रहे हैं? ताप पर गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस में टूट जाता है? जिंक ऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें? ZnO, इसको बोला जाता है जिंक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या बोलते हैं इसको? जिंक ऑक्साइड। और किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारी निस्तापन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या कर रहा है? अंतर स्पष्ट कर रहा है। अब देखो आप, जो श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है उसे तुम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए वायवीय श्वसन। क्या देखते हो? वायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अब इसका जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये क्या होता है? हमारा ग्लूकोज होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। ठीक है, वैसे यदि पूछा था हमारे कि जो वायवीय श्वसन होता है ना, वो कहाँ होता है? ये होती है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसके? कोश का द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। और इसके अंदर जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, वह कितना होता है? 36 ATP। कितना? 36 ATP। 36 ATP बोल सकते हैं, या इसे हम 38 ATP बोल सकते हैं। कितना? 38 ATP। ठीक है, दोनों ही सही माने जाते हैं, 36 या 38 ATP। ठीक है, अब ये जो क्रिया होती है मानव शरीर के अंतर्गत देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? मानव शरीर के अंतर्गत। अब आप देखिए अवायवीय श्वसन। कौन सा? अवायवीय श्वसन। जो अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहाँ होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, अब जो इसमें जो ग्लूकोज का जो अपूर्ण पाचन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण पाचन। अर्थात इसमें जो पूर्ण पाचन नहीं हो पाता ग्लूकोज का, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। यह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। कहाँ देखने को मिलती है? कोशिका द्रव में। और जो इसके अंतर्गत जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना, वह कितने अणुओं का निर्माण होता है? 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 2 ATP। जैसे कि एग्जाम्पल इसका यीस्ट। क्या है? यीस्ट।
करने का कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करने का कार्य करता है। ये पूछ रहा है कि मानव शरीर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और जो मानव शरीर का जो स्थिति अर्थात संतुलन का जो कार्य करता है ना, वह कौन सा करता है, ये उसकी तो वह कार्य करता है हमारा अनुमस्तिष्क। कौन सा करता है, अनुमस्तिष्क। कौन सा, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कौन सा कार्य करता है, अनुमस्तिष्क कार्य करता है, ठीक है। अब जो देखो आप, इस जो अनुमस्तिष्क होता है ना, इसे हम सेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, सेरिबेलम के नाम से, ठीक है। जो कि शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। आपको इसमें लिखना कैसे था, कि ऐसे लिखना था कि जो मानव शरीर का मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग या अनुमस्तिष्क शरीर का नियंत्रण एवं संतुलन का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, नियंत्रण एवं संतुलन का कार्य करता है, ठीक है। इतना लिखना था बस। कितने नंबर का था ये, 2 नंबर का। 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पिछली बार आपको याद रखना है एक चीज़, क्या, कि जो पिछला जो सेशन गया था 2024 और 25 वाला, उसके अंतर्गत एक भी डायग्राम नहीं पूछा गया था, एक भी डायग्राम नहीं पूछा गया था। तो जो अब की बार जो डायग्राम पूछने के 100% चांस हैं, कितने, 100%। उसके अंतर्गत आपसे जैसे मादा का डायग्राम पूछा जा सकता है, नर का पूछा जा सकता है, पाचन तंत्र का पूछा जा सकता है, तो और एक है पुष्प का। किसका, पुष्प का। तो इन 4 डायग्रामों को तो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। 2 डायग्राम आएंगे, या तो नर का, या मादा का, या पुष्प का, या पाचन तंत्र का। 2 डायग्राम इनमें से अच्छे प्रकार से, एक तो मादा और एक पुष्प। इसको तो 100% बना के तैयार रख लेना, क्योंकि अथवा में एक देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, अब मादा जनन तंत्र को, जो डायग्राम है ना, ये है मादा जनन तंत्र। किसका, मादा जनन तंत्र। अब आप इसको देखो, आप ऊपर से यहाँ से लगा, इसलिए जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है भूरे कलर की, ये होते हैं हमारे अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 होती है। अंडाशय से ऊपर आपको देखने को मिलती है फैलोपियन ट्यूब। क्या देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब। अब जो उसका शुक्राणु और जो अंडाणु, उसका जो संलयन होता है, क्या होता है, संलयन होता है, वह कहाँ होता है, फीमेल के अंदर वो होता है फैलोपियन ट्यूब, अर्थात अंडवाहिनी में। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। जो निषेचन की जो क्रिया होती है, किसकी, निषेचन की, वह जो क्रिया होती है वह अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा होगा गर्भाशय, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। इसी संरचना के अंदर शिशु का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो गर्भाशय होता है ना, ये आगे जाके ये जो ग्रीवा अर्थात ये छोटा सा एक पॉइंट होता है, क्या होता है, छोटा सा एक पॉइंट, जो कि जिसको हम बोलते हैं गिरवा। क्या बोलते हैं, गिरवा। जो आगे जाके किस में खुलता है, वेजाइना में जाके खुलता है। किस में जाके खुलता है, वेजाइना, अर्थात योनि में जाके क्या होता है, खुल जाता है। तो आपको इसको अच्छी प्रकार से बना के तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न को परिभाषित कीजिए। ये हमारे प्रकाश वाले से चैप्टर में से प्रकाशित केंद्र और ध्रुव, प्रकाशित केंद्र और ध्रुव, ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल। तो ये क्या होते हैं, देखो। तो देखो आप यहाँ पर जो प्रकाशित जो केंद्र होता है ना, वह क्या होता है, यह है जो प्रकाशित केंद्र होता है ना, यह हमारे लेंस में होता है। कहाँ होता है, लेंस में। कहाँ पर होता है, लेंस में। ये बना दिया मैंने लेंस। क्या बना दिया, लेंस। अब जो लेंस है, इसके बीच में खींच दी मैंने मुख्य अक्ष। क्या खींच दी, मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या खींच दी, मुख्य अक्ष। और जो प्रकाशित केंद्र होता है ना, इसको हम ओ के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, ओ के द्वारा। किसके द्वारा, ओ के द्वारा। और जो प्रकाशित केंद्र होता है ना, इस पर से जो प्रकाश की जो किरण होती है ना, किसकी किरण होती है, प्रकाश की। किसकी, प्रकाश की। वह बिना विचलन किए, कैसे, बिना विचलन किए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, सीधी, अर्थात बिना विचलन हुए कहाँ निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। अर्थात मूर्ति नहीं है इधर उधर कहीं भी। यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ पर प्रकाशित केंद्र ओ पर आपतित होती है, तो वह बिना विचलन के कहाँ निकल जाती है, सीधे सीधे निकल जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। प्रकाशित जो केंद्र होता है, इसको ओ के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, ओ के द्वारा। किसके द्वारा, ओ के द्वारा। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें लेंस में देखने को मिलता है। कहाँ पर, लेंस में। दूसरा होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। जो ध्रुव होता है, ये हमारे दर्पण में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, दर्पण में उपस्थित होता है। अर्थात ये जो हमारी मुख्य अक्ष गई, क्या मुख्य अक्ष, जो दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है ध्रुव। और इसे निरूपित किया जाता है पी से। किससे निरूपित किया जाता है, पी से। ये होता है हमारा ध्रुव, ठीक है। आगे देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई क्यों देता है। जो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं ना, उनको जो आकाश का रंग काला दिखाई क्यों देता है। अब देखो आप, हमारे जो वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल, उसे जो वायुमंडल में परावर्तन के कारण, किसके कारण, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण हमें जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। परंतु अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वायुमंडल, जिसके अंतर्गत वहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी घटना नहीं होती, अपवर्तन की घटना नहीं होती, किसी घटना नहीं होती, अपवर्तन की घटना नहीं होती। और इसी घटना के कारण अंतरिक्ष यात्री को क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब आप इसको PDF में देखो एक बार, देखो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देना, जहाँ वायुमंडल नहीं होता। क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता। कहाँ नहीं, कि जहाँ वायुमंडल नहीं होता है वहाँ कण नहीं होते। क्या नहीं होते, कण। किसके कण नहीं होते, वायु के कण नहीं होते हैं, कण नहीं होते हैं।
तथा वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। किसका प्रकीर्णन नहीं होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, हमारी पृथ्वी पर क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता, तो कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तथा पृथ्वी से भी आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता? काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल न होने के कारण, अत्यधिक ऊंचाई पर क्या नहीं होता? वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। किसका प्रकीर्णन नहीं होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, अर्थात अपवर्तन की घटना नहीं हो पाती है। जहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? प्रकीर्णन नहीं होता है, वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। किसका मार्ग दिखाई नहीं देता? प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है फिर? काला दिखाई देता है। यही कारण है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अर्थात जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है ना, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ क्या नहीं होगी? वायु नहीं होगी, और वायु नहीं होगी तो वहाँ पर क्या नहीं होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि भाई जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। अब इसको आप शॉर्ट में और कैसे लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो आकाश का जो रंग होता है वह अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आप इसे इस प्रकार से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो अगला जो सेशन सी है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपके लिए। कौन सा? सेशन सी। आप इस समीकरण को देख लीजिए एक बार, जो ये दे रखा है ना, Zn प्लस CaSO4 और A प्लस Cu, और अभिक्रिया का नाम पूछा है इसके अंतर्गत, अभिक्रिया का नाम क्या हुआ? अब आपको दिख रहा है यहाँ पर Zn क्या है? Zn और CaSO4, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जो मैंने बताया था ना सक्रियता श्रेणी, उसी पर आधारित है। देखो अब यहाँ पर जो Zn होता है ना वह Ca से अधिक क्रियाशील होता है, तो यही Ca का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापन। अर्थात Ca को बाहर निकाल देगा और निर्माण होगा ZnSO4 का। किसका निर्माण होगा? ZnSO4 का। जो A दे रखा है ना, A की जगह पर क्या आएगा? ZnSO4, और Cu क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या दे रखा है इसमें? माँ के शरीर में गर्भावस्था में शिशु पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो जो पोषण जो प्राप्त होता है ना, अपरा के द्वारा प्राप्त होता है। अपरा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोलता जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को जो भोजन प्राप्त होता है, और अपनी देसी जो भाषा होती है उसके अंदर उसे बोला जाता है नाल। क्या बोला जाता है? नाल बोला जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो नाल काटी जाती है ना, उसी अपरा को काटा जाता है, जो कि माता के गर्भाशय से अर्थात माता के पेट से आमाशय से डायरेक्ट क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, अब आप कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यहाँ तक, और कितने आपके गलत हुए थे यहाँ तक। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना जो भी क्लास 10 में पढ़ रहा है। और आप हमारे लिए एक चीज़ और बताना कि आप हमें ये बताइए कि अब हम जो चैप्टर चालू करें वह कौन सा चैप्टर उठाएं PDF के माध्यम से अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है अच्छी प्रकार से, तो हमें एक बार कमेंट में जाके जरूर बता देना कि उस चैप्टर को हमारे लिए एक बार PDF के माध्यम से करा दीजिए, तो हम उसी को PDF के माध्यम से करा देंगे। धन्यवाद।